Hello, friends. Today we are starting a new series, enriching our English vocabulary in a new category called as Learning by Reading. We'll be starting with a news article I have taken from Business Standard. The heading of this news article is Adani probe comes to an end as SEBI tightens disclosure for big firms. Let's start. Findings from an almost 3-year investigation by India's capital markets watchdog, that is SEBI, Securities and Exchange Board of India, into Gautam Adani's eponymous conglomerate are finally expected to land at the desk of the nation's Supreme Court on Monday. Eponymous means which has been named after something or someone. अगर हम कोई बुक लिखें और उस बुक का नामकरण जिस व्यक्ति ने उसको लिखा है उसी के नाम पर कर दें तो दैट इज कॉल्ड इपोनिमस. से कपिल शर्मा शो, तो जो कॉमेडी शो है ऑफ आर रिनाउंड कॉमेडियन कपिल शर्मा वो उन्हीं के नाम पर है तो वो इपोनिमस है. ऐसे ही तरला दलाल शो, उनका कुकरी शो उन्हीं के नाम पर है, दैट इज कॉल्ड इपोनिमस. तो यहां पर हमने यूज किया है गौतम अदानीज इपोनिमस कॉन्ग्लोमरेट. कॉन्ग्लोमरेट होता है ग्रुप ऑफ कंपनीज. किसकी ग्रुप ऑफ कंपनीज है, किसने बनाई है? गौतम अदानी. तो उन्हीं के नाम पर इनका नाम है अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज. दैट व्हाई इट इज कॉल्ड इपोनिमस. इसलिए हम जानते हैं अदानी ग्रुप, इसे हम कहते हैं अदानी ग्रुप. तो ग्रुप का नाम जिस व्यक्ति ने उसको बनाया उसी के नाम पे रखा है अदानी ग्रुप, तो इसलिए उसे बोलते हैं इपोनिमस. तो फाइंडिंग from an almost 3-year investigation by India's capital markets watchdog into Gautam Adani's eponymous conglomerate, that is Adani Group of Industries, or Adani Group, are finally expected to land at the desk of the nation's Supreme Court on Monday. ये रिपोर्ट जो है, जो सेबी पिछले 3 साल से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, मंडे को उसे पेश करनी है सुप्रीम कोर्ट में. मंडे दैट इज 16th of August. Several observers are expecting minor, if any, रेड मार्क्स अगेंस्ट द अदानी ग्रुप. जो ऑब्जर्वर्स हैं, जो इस चीज को कीनली देख रहे हैं, उन्हें लगता है कि रिपोर्ट में ज्यादा कुछ खास आ नहीं पाएगा, बहुत ही कम रेड फ्लैग्स या रेड मार्क्स होंगे. आफ्टर, उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है? आफ्टर एन एक्सपर्ट पैनल अपॉइंटेड बाय इंडियाज टॉप कोर्ट इन मे सेट द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैड ड्रॉन अ ब्लैंक. उसने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसका जो सार, जो रिजल्ट निकला वो ब्लैंक रिपोर्ट है, मतलब कुछ किया ही नहीं है उन्होंने, काइंड ऑफ उन्होंने एक ब्लैंक ड्रॉ कर दिया है, उनका कहना है. इसका एक्सपर्ट पैनल का, एक्सपर्ट पैनल किसने अपॉइंट किया है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है. तो एक्सपर्ट पैनल कह रहा है कि जो 13 ओवरसीज एंटिटीज की इन्वेस्टिगेशन की है, ओवरसीज मतलब इंडिया से बाहर, विदेश, ओवरसीज समुद्र के पार, मतलब विदेशों की बात हो रही है. तो 13 विदेशी एंटिटीज हैं, सिंपल भाषा में कंपनीज हैं. alleged मतलब जिसके ऊपर इल्जाम है, alleged to be fronts for अदानी कंपनीज, जिनके ऊपर इल्जाम है कि वो अदानी की कंपनीज का फ्रंट है. एक्चुअल में वो फ्रंट है, पीछे से कुछ और चल रहा है. तो कुछ एंटिटीज विदेशों में बना दी जाती हैं जिनसे पैसा इंडिया में घुमाकर वापस इन्वेस्ट कराया जाता है इंडियन कंपनी में, उनके शेयर्स को इन्फ्लेट करने के लिए. उन्हीं के बारे में यहां जिक्र हो रहा है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन 13 ओवरसीज एंटिटीज की है, कौन सी एंटिटीज है? एलएच, जिनके ऊपर अभी इल्जाम है टू बी फ्रंट्स फॉर अदानी कंपनीज, उनकी रिपोर्ट ब्लैंक आने वाली है, ये एक्सपर्ट पैनल का कहना है. द पैनल एक्यूज्ड सेबी ऑफ हैविंग डाइल्यूटेड रूल्स. पैनल ने ये इल्जाम लगाया है सेबी के ऊपर, एक्यूज सेबी मतलब इल्जाम लगाया उसके ऊपर, ऑफ हैविंग डाइल्यूटेड रूल्स, की जो रूल्स हैं that would have helped break through, जिसने मदद की होती, जिन रूल्स ने मदद की होती उन इस इन्वेस्टिगेशन में, उनको सेबी ने डाइल्यूट कर दिया. डाइल्यूट कर दिया मतलब बहुत ही वीक कर दिया है. डाइल्यूट मतलब कमजोर कर दिया है. सेबी ने उन रूल्स को ही कमजोर कर दिया है जिन्होंने मदद की होती ब्रेक थ्रू में. ब्रेक थ्रू मतलब कोई काम कर रहे हैं और जिस वजह से कर रहे हैं वो वजह हमें मिल जाए, वो हम उसे अचीव कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रेक थ्रू. तो जिन रूल्स ने मदद की होती ब्रेक थ्रू लाने में, यानी फ्रॉड को, कमियों को पता लगाने में, उन्हें डाइल्यूट कर दिया सेबी ने, ऐसा इल्जाम है उसके ऊपर. सो कॉल्ड ओपेक स्ट्रक्चर्स. सो कॉल्ड ओपेक स्ट्रक्चर्स, ओपेक मतलब विच इज नॉट ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट वो चीज होती है जहां बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है. यहां पर ओपेक स्ट्रक्चर्स की बात की है, यानी ये जो 13 ओवरसीज एंटिटीज हैं जिन्हें घपला करने के लिए, फ्रॉड करने के लिए, पैसे को घुमाने के लिए बनाया गया है, इसलिए इनके लिए यूज किया गया ओपेक. ये नॉन ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर्स हैं.
and the regulator's job is made harder by India's overlapping web of corporate laws that offer loopholes large businesses often exploit. तो एक तो सेबी ने खुद उन रूल्स को जिनकी मदद से वो इनमें अच्छी इन्वेस्टिगेशन कर सकता था इन एंटिटीज के अंदर, उसे कमजोर कर दिया है। दूसरी बात, इंडिया के जो कॉर्पोरेट लॉज हैं वो ओवरलैपिंग हैं। एक लॉ का कोई अच्छा प्रोविजन दूसरे लॉ के किसी गलत प्रोविजन से अंडरमाइन हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, उसे कहते हैं ओवरलैपिंग। की एक ही चीज के लिए एक से ज्यादा लॉज में प्रोविजन होना, एक ही चीज के लिए एक लॉ कुछ कह रहा है और उसी चीज के लिए दूसरा लॉ कुछ और कह रहा है, दैट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। तो उसकी वजह से जो बिजनेस हाउसेस होते हैं उन्हें लूप होल्स मिल जाते हैं, कमजोरियां मिल जाती हैं, जिनको वो एक्सप्लॉइट करते हैं और बच के साफ निकल जाते हैं। नाउ go ahead. Let's read further. SEBI had sought more time to complete the probe मतलब इन्वेस्टिगेशन। सेबी ने ज्यादा टाइम मांगा है अपने इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के लिए, पर कोर्ट ने कह दिया है एमिड अ स्लम्प इन अदानी शेयर, क्योंकि अदानी के शेयर का प्राइसेस गिर रहा है। स्लम्प मतलब गिरावट। तो कोर्ट ने कहा है नहीं, हम आपको ज्यादा टाइम नहीं देंगे। फॉलोइंग अ डैमेजिंग रिपोर्ट पब्लिश इन जनवरी बाय यूएस शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग। और ये अदानी के शेयर्स प्राइसेस में गिरावट स्लम्प क्यों आया? क्योंकि एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का शॉर्ट सेलर है हिंडनबर्ग रिसर्च, उसने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की थी और उसमें बहुत सारे इल्जाम लगाए थे अदानी ग्रुप पर। उसकी वजह से उसके शेयर प्राइसेस क्रैश कर गए थे, नीचे गिर गए थे। शॉर्ट सेलर का मतलब होता है, सेलर मतलब बेचने वाला, और शॉर्ट मतलब आप वो चीज बेच रहे हो जो आपके पास है ही नहीं, शॉर्ट है आपके पास, कम है या नहीं है, उसी से बना है शॉर्ट सेलर। तो ये हिंडनबर्ग रिसर्च क्या करती है? ये रिसर्च करती है कंपनीज के बारे में, उनके फ्रॉड्स को सामने लेकर आती है। उन फ्रॉड्स को सामने लाने से क्या होता है कि उनके शेयर के प्राइसेस गिर जाते हैं। तो ये हिंडनबर्ग रिसर्च पहले ही उन कंपनीज के शेयर्स को बेच देती है जिन समय उनके शेयर्स के दाम, जो प्राइसेस हैं, वो ऊपर होते हैं, हायर लेवल पर होते हैं। से किसी कंपनी का शेयर 250 रुपए का बिक रहा है मार्केट में, तो उस समय ये हिंडनबर्ग रिसर्च जो है उनके शेयर्स को बेच देगी 250 रुपए में। मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी कि हम आपको इस कंपनी के 1 करोड़ शेयर 250 रुपए के हिसाब से 250 करोड़ में बेच देंगे आज से 4 महीने बाद। कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उसने। अब शॉर्ट सेलिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके पास उस समय वो शेयर्स होते ही नहीं, वो तो मार्केट से खरीद कर या उधार लेकर किसी से बेचेगी, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सेलिंग। तो फिर कंपनी, इसका बिजनेस मॉडल ये है, ये रिसर्च पब्लिश करती है और दूसरी कंपनीज की गड़बड़ों, जो उनके अंदर फ्रॉड चल रहे हैं, उनको सामने लाती है या से बदनाम करती है। अगर वो फ्रॉड साबित नहीं होते हैं, उससे उनके शेयर प्राइसेस नीचे आ जाते हैं। तो ये उसी से प्रॉफिट कमाती है, क्योंकि शेयर प्राइसेस नीचे आ जाते हैं, तब भी ये जो इसने कॉन्ट्रैक्ट कर रखे होते हैं ज्यादा प्राइस पर उस वजह से बेच पाती है। या इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये महंगे प्राइस पर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, इसके पास शेयर्स नहीं होते हैं, ये रिपोर्ट पब्लिश करती है, कंपनी को बदनाम करती है, एक्चुअल में उनके फ्रॉड को सामने लाती है, उनके शेयर प्राइसेस नीचे गिरते हैं। जब नीचे गिरते हैं तो ये कम प्राइस पे खरीदकर ज्यादा प्राइस पर बेच देती है, क्योंकि इसने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर रखा होता है कि मैं आपको ज्यादा प्राइस पर ये शेयर्स बेचूंगा। या फिर किसी से उधार लेकर शेयर्स को बेच देना, और आपने आज किसी से उधार लेकर ज्यादा प्राइस पे शेयर को बेच दिया है, फिर वो व्यक्ति आपसे अपने शेयर्स वापस मांगेगा जिनसे आपने शेयर्स बोरो किए हैं। जब आपने शेयर प्राइसेस को किसी भी वजह से नीचे गिरवा दिया है मार्केट में, आप सस्ते शेयर खरीद के उसको दे देंगे, तो आप प्रॉफिट कमा लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त की डेडलाइन दी है कि हम आपको ज्यादा समय नहीं देंगे, इस इन्वेस्टिगेशन में बहुत समय हो चुका है, आप रिपोर्ट पेश करिए। आई एम नॉट कॉन्फिडेंट दैट सेबी विल फाइल अ रोबस्ट केस। रोबस्ट मतलब, यहां पर रोबस्ट का मतलब है एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टिगेशन के साथ केस को प्रेजेंट करना। सही इन्वेस्टिगेशन करके जिस पार्टी के ऊपर इल्जाम है कि उसने कुछ गलती की है, तो अगर उसने वाकई में गलतियां की हैं, उनको उजागर करना, उनको सामने लाना, दैट इज कॉल्ड अ रोबस्ट केस। सेट भास्कर चक्रवर्ती, डीन ऑफ ग्लोबल बिजनेस एट द फ्लेचर स्कूल एट टफ्स यूनिवर्सिटी, ये उनका कहना है। उन्हें लगता है, वो कॉन्फिडेंट है कि जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी है, वो कोई रोबस्ट केस प्रस्तुत नहीं करने वाली। मतलब वो इन्फ्लुएंस की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो सेबी है वो अदानी ग्रुप के इन्फ्लुएंस में है। अदानी
group will mostly escape serious negative impact and over time build back up unless the Supreme Court and the regulators do something dramatically different. और मिस्टर भास्कर चक्रवर्ती का ये भी कहना है कि जो अदानी ग्रुप है वो बच के निकल जाएगा, एस्केप कर जाएगा सीरियस नेगेटिव इम्पैक्ट को एंड ओवर टाइम बिल्ड बैकअप, अपनी जो इमेज खराब हुई है, जो प्राइसेस गिरे हैं उनको बिल्ड बैक कर लेगा, वापस ऊपर उठा लेगा, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट या रेगुलेटर्स जो हैं वो कुछ ड्रामेटिकली डिफरेंट नहीं करते, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं करते, मतलब पुराने डर्रे पे नहीं चलते कि बड़े बिजनेस हाउसेस हैं या उनका कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन है तो उनके अगेंस्ट कुछ नहीं होगा. SEBI began looking at offshore investments. Offshore investment मतलब शोर होता है किनारा, समुद्र का किनारे के लिए यूज किया. ऑफशोर मतलब किनारे से दूर. तो ऑफशोर इन्वेस्टमेंट जो समुद्र के किनारे से दूर दूसरी तरफ से आए, मतलब विदेशों से आए. तो सेबी ने बिगैन लुकिंग एट ऑफशोर इन्वेस्टमेंट की विदेशी कितने इन्वेस्टमेंट विदेशों से अडानी पोर्ट्स में हुए हैं, पावर में हुए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर में हुए हैं in October 2020. So SEBI began looking at offshore investments into Adani's ports, power and infrastructure empire. अदानी का जो कोर बिजनेस है वो पोर्ट्स का, यानी बंदरगाह है, उसके पास समुद्री जहाज जहां पर आकर रुकते हैं, उसके पास एयरपोर्ट्स भी हैं आज के समय में जिनको वो ऑपरेट करता है, वो पावर भी प्रोड्यूस करता है, बिजली, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम करता है. सीमेंट की कंपनीज हैं, ब्रिजेस, रोड्स, प्लांट्स, ये सब चीजें बनाता है. तो अदानी पोर्ट्स, पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एम्पायर, एम्पायर होता है साम्राज्य, उसकी जो साम्राज्य है, जो कॉन्ग्लोमरेट है, जो ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, जो इतना बड़ा बिजनेस हाउस है उसका, वो उस किन कोर बिजनेस से बनाया है उसने, पोर्ट से, पावर से और इंफ्रास्ट्रक्चर से. तो सेबी बिगैन लुकिंग एट ऑफशोर इन्वेस्टमेंट्स इनटू अदानीज पोर्ट्स, पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एम्पायर इन अक्टूबर 2020. तो सेबी ने अक्टूबर 2020 में 3 साल पहले ये इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी. 21, 22 और अब 23 चल रहा है, तीसरा साल. द हार्ट ऑफ द मैटर इज, और जो मेन मुद्दा है इस इन्वेस्टिगेशन में वो ये है कि क्या अडानी ने, वेदर अडानी यूज्ड कंपनीज रजिस्टर्ड अब्रॉड टू कंडक्ट बिजनेस, क्या बिजनेस करने के लिए उसने विदेशों में जो कंपनीज रजिस्टर्ड है उनका यूज किया, एंड पंप अप हिज शेयर प्राइसेस विदाउट प्रॉपरली डिस्क्लोजिंग एफिलिएशंस, और उसने उन कंपनीज के थ्रू अपने शेयर प्राइसेस को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करवाया, बढ़ाया, और उनसे अपना एफिलिएशन कि हम, मैं इन विदेशी कंपनियों से जुड़ा हुआ हूं या मेरी इंडिया का जो कॉन्ग्लोमरेट है, अदानी ग्रुप है, वो उन कंपनी से जुड़ा हुआ है, इसका डिस्क्लोजर भी नहीं दिया. वहां से पैसा इन्वेस्ट करवाया, वहां से बिजनेस करवाया और अपने प्राइसेस को मैनिपुलेट किया, आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किया. ये इल्जाम है उसके ऊपर. ये मेन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का मेन मुद्दा है कि उसने विदेशों में कंपनियां खोलकर वहां से पैसा घुमाकर इंडिया में वापस इन्वेस्ट करवाया, अपने इक्विटी शेयर्स खरीदवाए. जब ऑब्वियसली इक्विटी शेयर्स किसी कंपनी के या ग्रुप ऑफ कंपनी से खरीदे जाते हैं बहुत बड़ी अमाउंट में, तो डिमांड बढ़ती है. डिमांड बढ़ने की वजह से सिंपल इकोनॉमिक्स का रूल है, इफ डिमांड इज मोर देन सप्लाई, तो प्राइसेस उस चीज के ऊपर चले जाते हैं. Adani has repeatedly denied wrongdoing and said it has made all required disclosures. अदानी ने बार बार मना किया है, रिपीटेडली डिनाई किया है, मना करना रॉन्ग डूइंग की, कुछ भी गलत नहीं किया गया उनके द्वारा, एंड सेड इट हैज मेड ऑल रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर, और उन्होंने सारे के सारे जितने भी डिस्क्लोजर्स की जरूरत थी सब किए हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं छुपाया है. से जिन 13 कंपनीज को बताया गया है या इल्जाम लगाया कि ये 13 फॉरेन एंटिटीज हैं जिनके थ्रू अदानी बिजनेस कर रहा है, अपने इंडियन कॉन्ग्लोमरेट में, अदानी ग्रुप में पैसे लगवा रहा है, उनसे रिलेटेड अगर कोई डिस्क्लोजर करने चाहिए थे और वो वाकई में उसकी रिलेटेड कंपनीज थी तो उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर उसने कर दिए हैं, उसका ये कहना है. लेट्स मूव फर्दर. Hindenburg's broadside, more than 2 years later, reiterated मतलब रिपीट करना, बार बार किसी चीज को कहना. तो 2 साल पहले हिंडनबर्ग ने ये रिटरेट किया था, मतलब ये इल्जाम, एलिगेशंस होते हैं इल्जाम, ये दोबारा लगाए थे, रिटरेट किया था, एंड हीव्ड प्रेशर ऑन द रेगुलेटर टू हेस्टन द प्रूफ. और हिंडनबर्ग ने प्रेशर बढ़ाया था. हीप मतलब बढ़ाना, हीप किसी चीज के ढेर को कहते हैं, तो ढेर लगा देना मतलब बड़ा कर देना,
किसी चीज को, तो हीप्ड प्रेशर, प्रेशर बढ़ाया था ऑन द रेगुलेटर यानी सेबी पर टू हेस्टन द प्रोब। प्रोब मतलब इन्वेस्टिगेशन को तेजी से करने के लिए। अदानी ग्रुप एंड सेबी डिडंट रेस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। अदानी ग्रुप और सेबी दोनों ने ही मना कर दिया कि हम कोई कमेंट नहीं करेंगे इस बात पर। द रेगुलेटर हैज previously told the Supreme Court it has continuously tightened rules concerning so-called beneficial ownership and related party transactions. अदानी ग्रुप रेगुलेटर यानी कि सेबी ने पहले ही प्रीवियसली सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि उसने कॉन्टिन्यूसली टाइटन किए हैं, लगातार कैडे किए हैं रूल्स। किससे संबंधित रूल्स? कंसर्निंग द सो कॉल्ड बेनिफिशियल ओनरशिप, की जो कही जाती है कि विदेशी कंपनीज ने इंडियन कंपनीज की, अदानी की जो इंडियन कंपनी उनके शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, उनसे रिलेटेड जो रूल्स हैं वो पहले ही टाइट कर दिए हैं। और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड भी जो रूल्स हैं वो टाइट कर दिए हैं कि अगर वो जो फॉरेन एंटिटीज हैं 13 ओवरसीज एंटिटीज हैं वो रिलेटेड पार्टी हैं अदानी ग्रुप की, तो उनसे रिलेटेड ट्रांजेक्शन के जो रूल्स हैं वो भी टाइटन कर दिए हैं सेबी ने। और यही की एस्पेक्ट्स हैं ऑफ अ हियरिंग इनटू वेदर द अदानी ग्रुप मैनिपुलेटेड स्टॉक प्राइस। और जो ये केस चल रहा है, ये जो हियरिंग चल रही है, इसमें यही की इश्यूज हैं कि किन कंपनीज, विदेशी कंपनीज की बेनिफिशियल ओनरशिप है अदानी ग्रुप में और क्या उनके साथ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स की गई है। तो और अदानी ग्रुप ने क्या इन कंपनीज का यूज करके मैनिपुलेट किया है अपने स्टॉक का प्राइस। So Adani Group and SEBI didn't respond to the request for comment. The regulator, that is SEBI, has previously told the Supreme Court it has continuously tightened rules concerning so-called beneficial ownership and related party transaction. Beneficial ownership, why it is called beneficial ownership? क्योंकि जो शेयर्स होते हैं इंडिया में, उनका रजिस्टर्ड ओनर कोई पर्सन नहीं होता है, जब बल्कि डिपॉजिटरी होता है। डिपॉजिटरी कौन है इंडिया में? एग्जांपल के लिए एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, वो रजिस्टर्ड ओनर होता है। कंपनीज के शेयर रजिस्टर में एनएसडीएल का नाम लिखा होता है, पर एक्चुअल ओनर्स कोई और एंटिटीज या पर्संस होते हैं। जैसे मैं अगर किसी कंपनी का शेयर खरीद रहा हूँ, एचडीएफसी का शेयर खरीद लेता हूं, तो मैं एक्चुअल ओनर हूं, बेनिफिशियल ओनर हूं, क्योंकि उस शेयर से रिलेटेड जितने बेनिफिट्स हैं मुझे मिलेंगे। पर कंपनी के रजिस्टर में एज रजिस्टर्ड ओनर जो नाम लिखा होता है वो एनएसडीएल का होता है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, डिपॉजिटरी का। दैट इज वाई मुझे बेनिफिशियल ओनर बोला जाएगा। तो ऐसे ही अदानी ग्रुप में अगर कुछ विदेशी कंपनीज ने पैसा लगा रखा है और शेयर्स खरीद रखे हैं, तो रजिस्टर्ड ओनर तो एनएसडीएल होगा से, और बेनिफिशियल ओनर वो होंगे। तो इसलिए यहां लिखा गया है सो कॉल्ड बेनिफिशियल ओनरशिप एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, की एस्पेक्ट्स ऑफ अ हियरिंग इनटू वेदर द अदानी ग्रुप मैनिपुलेटेड स्टॉक प्राइस। डायरेक्ट रेस्पॉन्स। In June, SEBI's board also approved changes mandating Securities and Exchange Board of India का बोर्ड है, उसने चेंजेस को अप्रूव कर दिया है। कौन से चेंजेस? जिन्होंने मैंडेटरी कर दिया है एडिशनल डिस्क्लोजर्स को। तो इन जून SEBI's board also approved changes mandating additional disclosures from foreign portfolio investors, की जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, विदेशी एंटिटीज हैं जो इंडियन कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करती हैं, बड़े अमाउंट इन्वेस्ट करती हैं, बड़े चंक्स में इन्वेस्ट करती हैं, उन्हें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स बोला जाता है। तो उनको एडिशनल डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे एंड ग्रैन्युलर इंफॉर्मेशन ऑन देयर ओनरशिप एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट फ्रॉम सितंबर से। ग्रैन्युलर का मीनिंग होता है, वर्बाटिम मीनिंग होता है दानेदार। यहां पर ग्रैन्युलर इंफॉर्मेशन में ग्रैन्युलर का मीनिंग है बहुत ही डिटेल्ड, दाना दाना इंफॉर्मेशन, बहुत ही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। तो सेबी के बोर्ड ने ये अप्रूवल कर दिया है, मतलब चेंजेस को अप्रूव कर दिया है, पहले ये नहीं थे। रिक्वायरमेंट अब है कि जो भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, एफपीआईज, उनको एडिशनल डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है इंडियन कंपनीज में, और ग्रैनुलर इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। किसके बारे में? ऑन देयर ओनरशिप एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट फ्रॉम सितंबर। हमने एक नया वर्ड सीखा, ग्रैनुलर मतलब दानेदार, मतलब यहां पर डिटेल्ड है उसका मीनिंग। रोहित जैन, मैनेजिंग डायरेक्टर at New Delhi based law firm Singhania and Company, said the move was a direct response to the Adani fiasco. Direct response मतलब ये जो चेंजेस लाया है सेबी,
कि एडिशनल डिस्क्लोजर्स करने पड़ेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को अपने ओनरशिप के बारे में, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बारे में। ये डायरेक्ट रेस्पॉन्स है अदानी फिएस्को का। ये जो भी अदानी का केस चल रहा है, इसी वजह से ये चेंजेस किए गए हैं। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट रेस्पॉन्स। This month, SEBI said it was also considering making India's conglomerates report transactions involving their unlisted group companies, though it didn't offer more detail or specify a timeline. इस महीने सेबी ने कहा कि वो कंसिडर कर रही है इंडिया के कॉन्ग्लोमरेट्स को बाध्य करना कि वो रिपोर्ट करेंगे ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग देयर अनलिस्टेड ग्रुप कंपनीज। मतलब जो वो ट्रांजैक्शंस करते हैं जिनमें उनकी लिस्टेड नहीं अनलिस्टेड ग्रुप कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं, उनको भी रिपोर्ट करेंगे। सेबी ने इसको कंसिडर किया है कि उनसे ये ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट करवाए जाएं। दो इट डिडेंट ऑफर मोर डिटेल, पर इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं दी सेबी ने, और कोई टाइमलाइन भी नहीं दी है कि कब तक वो ये डिस्क्लोजर मैंडेटरी कर देगी। तो दिस मंथ SEBI said it was also considering making India's conglomerates report transactions involving their unlisted group companies. तो SEBI कंसिडर कर रही थी कि वो इंडियन कॉन्ग्लोमरेट से रिपोर्ट करवाएगी वो ट्रांजैक्शन जिनमें उसकी अनलिस्टेड ग्रुप कंपनीज इन्वॉल्व हैं, पर SEBI ने अभी तक इसकी टाइमलाइन नहीं दी कि कब तक वो ये रिपोर्टिंग मैंडेटरी कर देगी। Shares of Adani's 10 listed companies have recouped about $47 billion after having lost more than $150 billion of their combined value in the aftermath of the Hindenburg report. जो अदानी की 10 लिस्टेड कंपनीज हैं जिनके शेयर्स बहुत नीचे गिर गए थे, जिसकी वजह से उस ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन $150 बिलियन नीचे चली गई थी, उसने रिकूप कर लिया है अराउंड $47 बिलियन। मतलब रिकूप करना मतलब होता है टू रिकवर द लॉस और द मनी स्पेंट। तो बहुत ज्यादा लॉस हो गया था, $150 बिलियन 10 कंपनीज के शेयर्स का भाव मिलकर नीचे गिर गया था। अब $47 बिलियन यानी 1/3 की रिकवरी हो गई, ऊपर चला गया है। आफ्टरमाथ, आफ्टरमाथ का मतलब होता है जो भी चीज गलत हुई है, आफ्टरमाथ किसी चीज के होने की वजह से जो बुरा असर पड़ता है उसको आफ्टरमाथ बोलते हैं। आफ्टरमाथ ऑफ द हिंडनबर्ग रिपोर्ट। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद शेयर्स के प्राइस बहुत नीचे चले गए थे अदानी ग्रुप के। दैट इज कॉल्ड आफ्टरमाथ। क्या असर पड़ा? ये एक चार्ट है जिसकी मदद से हम देख सकते हैं कि अदानी के शेयर का प्राइसेस लगभग यहां था, दैट इज अराउंड 240, थोड़ा सा नीचे, और वो गिरकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद यहां पहुंच गया, दैट इज अराउंड 80 के लगभग, देख सकते हैं। पर अब ये रिकवर कर गया है, आप देख सकते हैं ये रिकवर कर गया है नीचे से, अब लगभग 129 के करीब पहुंच चुका है, यानी 130 कह सकते हैं, यानी 80 से 130 यानी 50 बिलियन डॉलर्स की रिकवरी है, जो हम यहां पढ़ के भी आ रहे हैं, $47 बिलियन। द कॉन्ग्लोमरेट इज ऑल्सो रीफोकसिंग ऑन कोर बिजनेस इंटरेस्ट। अदानी के कोर बिजनेस इंटरेस्ट अभी हमने ऊपर देखे थे, पोर्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर है। तो कॉन्ग्लोमरेट यानी जो ग्रुप है अदानी ग्रुप, वो रीफोकस कर रहा है, दोबारा से फोकस कर रहा है कोर बिजनेस इंटरेस्ट पर, पावर, पोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर, पीपीआई। तो इस वजह से वो एक्वायर कर रहा है इंडियन सीमेंट मेकर को। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि सीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। तो कोर बिजनेस है ये उसका। And exploring the sale of a roughly $2.6 billion stake in a consumer staple joint venture। और उसने किसी कंपनी जो जिसका नाम है विलमार इंटरनेशनल लिमिटेड, उसके साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर बना रखा है, मिलकर बिजनेस कर रहे थे दोनों। उसमें वो अपना स्टेक, अपना हिस्सा $2.6 बिलियन में बेचने की सोच रहा है, और अपना कोर बिजनेस बढ़ाने की सोच रहा है, उसको रीफोकस करने की सोच रहा है। इसी वजह से वो एक सीमेंट मेकर, इंडियन सीमेंट कंपनी को खरीदने चाह रहा है। तो जो उसका नॉन कोर बिजनेस है, कंज्यूमर स्टैपल, जैसे ग्रोसरी, कंज्यूमर स्टैपल का मतलब होता है, स्टैपल का मतलब जैसे हम गेहूं बहुत खाते हैं, चावल बहुत खाते हैं, तो हमारे खाने में ज्यादा रोजमर्रा की चीज यूज होने वाली चीज गेहूं है, तो वो हमारा स्टैपल फूड है, स्टैपल जो रेगुलर यूज की चीज होती है। तो कंज्यूमर स्टैपल जॉइंट वेंचर मतलब ये ऐसा बिजनेस था जो कंज्यूमर डिलीवरेबल्स बेचता था। हम एफएमसीजी भी बोल सकते हैं, ग्रोसरी भी कह सकते हैं। तो वहां से पैसा निकाल रहा है और अपने कोर बिजनेस में पैसा लगा रहा है। ये ब्लूमबर्ग न्यूज ने रिपोर्ट किया है अर्लियर दिस मंथ, अगस्त में, शुरू में।
अडानी टुक अ हिट फॉर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीने तक अडानी के ऊपर असर पड़ा, बुरा असर पड़ा, बट ऑब्वियस है निर्मला कुमार ने ये कहा है, मार्केटिंग प्रोफेसर है वो एट सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी, बट नाउ द डाउट्स अबाउट गवर्नेंस हैव बीन पेपर्ड ओवर। पर अब ये जो डाउट्स है अदानी के ऊपर कि वो गवर्नेंस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे अपने ग्रुप की अच्छी तरह, वो सब दूर हो गए। इट्स अनक्लियर येट व्हाट द सेबी रिपोर्ट बीइंग सबमिटेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे विल कंटेन। पर अभी तक ये स्पष्ट नहीं है, अनक्लियर है कि जो रिपोर्ट मंडे को पेश की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में उसमें क्या लिखा जाएगा, फेवरेबल होगी अदानी ग्रुप के लिए या अनफेवरेबल होगी। स्पेक्ट्रम ऑफ पॉसिबिलिटीज, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, रेंज फ्रॉम नो एडवर्स फाइंडिंग, रिपोर्ट में हो सकता है कोई एडवर्स फाइंडिंग ना दी जाए, क्लीन रिपोर्ट दे दी जाए, या फिर टू अ हार्ड हिटिंग रिपोर्ट दैट में इंट्रोड्यूस ग्राउंड ब्रेकिंग प्रेसिडेंट फॉर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। या ये भी हो सकता है कि बहुत हार्ड हिटिंग रिपोर्ट दे दी जाए, बहुत सारे फ्रॉड इरेगुलरिटीज को सामने लाया जाए उस रिपोर्ट में, जो इंट्रोड्यूस करेंगे ग्राउंड ब्रेकिंग प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट होता है एक एग्जाम्पल, प्रेसिडेंट होता है एक एग्जाम्पल, ग्राउंड ब्रेकिंग प्रेसिडेंट मतलब बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करेगी वो रिपोर्ट। ऐसा भी हो सकता है अगर उसने हार्ड हिटिंग रिपोर्ट दी फॉर माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स, और ये हार्ड हिटिंग किसके लिए होगी, माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स के लिए होगी, जिनके पास 50% से कम शेयर है कंपनी में, वो सारे लोग मिलकर माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं, शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। अदानी इज मैजिक कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम्बेंसी, क्योंकि अदानी अभी ऑफिस में है, गौतम अदानी जो है वो खुद ही चेयरमैन है उसके, एम्बेडेड नेटवर्क ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप्स, उनके रिलेशनशिप्स बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स हैं, बिजनेस रिलेशनशिप्स दूसरे बिजनेस हाउसेस से, इंडिया में, इंडिया के बाहर बिजनेस पीपल से, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून से। एम्बेडेड मतलब बहुत कड़ाई से किसी चीज के साथ जुड़ा होना, टाइटली जुड़ा होना, वो एम्बेडेड कहलाता है। एंड कॉन्टिन्यूड पॉलिटिकल क्लाउट में विन द डे, और बहुत अच्छा पॉलिटिकल क्लाउट है अदानी का इंडिया में, उन्हें बीजेपी का फेवरेट कहा जाता है, और रूलिंग पार्टी इस समय इंडिया में बीजेपी है सेंटर में। तो तीन चीजों की वजह से, नंबर वन इनकम्बेंसी है, नंबर टू एम्बेडेड नेटवर्क है बिजनेस रिलेशनशिप्स का, और कंटिन्यूड पॉलिटिकल क्लाउट है, इसकी वजह से वो बचकर निकल जाएंगे अदानी, मतलब इस सबसे एज अ क्लीन पर्सन बाहर आएंगे में विन द डे, सेट चक्रवर्ती एट टफ्स यूनिवर्सिटी। अदानी डिस्पाइट ऑल दी पोस्ट हिंडनबर्ग ब्रोहाहा, ब्रोहाहा का मतलब होता है हंगामा, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो हंगामा हुआ उसके बावजूद, डेस्पाइट ऑल, डेस्पाइट मतलब उसके बावजूद, विल बी राइट देयर एट द हेड ऑफ द पैक, वो वापस से टॉप पर आ जाएंगे, वो रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड में भी टॉप पर पहुंच गए थे, लगभग टॉप पर पहुंच गए थे, तो वापस अपनी पोजीशन रीगेन कर लेंगे, ऐसा मिस्टर चक्रवर्ती का कहना है। तो here I conclude the article. हमने यहाँ पर कुछ नए वर्ड्स इंग्लिश के सीखे, लेट्स रिवाइज देम। Let's revise them. The first word was eponymous. Eponymous means to name a thing after the name of a person who has created that thing. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कपिल शर्मा शो, तो एपोनिमस कॉन्ग्लोमरेट मतलब अदानी ग्रुप बोलते हैं क्योंकि अदानी ने उसको बनाया, तो उस ग्रुप का नाम अदानी ग्रुप ही है, जिसने बनाया उसी के नाम पर नाम रख देना, इट्स कॉल्ड एपोनिमस। ओपेक, ओपेक मतलब नॉट ट्रांसपेरेंट, जिसमें कुछ छुपाने का है, जिसके आर पार हमें नहीं दिख रहा है, यानी अंदर कुछ गड़बड़ है, ओपेक स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट इज ग्रेन्युलर, ग्रेन्युलर का वर्बटिव मीनिंग होता है दानेदार, यहां पर ग्रेन्युलर इंफॉर्मेशन के लिए हमने ग्रेन्युलर को यूज किया है, एडजेक्टिव को, यहां पर है डिटेल्ड, इसका मतलब डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज रिकूप्ड, रिकूप्ड का मतलब, रिकूप का मतलब होता है रिकवरी, आपको कुछ नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाना, रिकूप कहलाता है। तो रिकवर द मनी स्पेंट, द मनी लॉस्ट, तो उसके शेयर्स का जो कलेक्टिवली प्राइस था वो $150 बिलियन नीचे गिर गया था अदानी के शेयर्स का, अदानी के ग्रुप कंपनीज का, अब वो $47 बिलियन वापस ऊपर चला गया, दैट इज कॉल्ड रिकवरी। कंज्यूमर स्टेपल, कंज्यूमर स्टेपल मैंने आपको बताया, स्टेपल का मतलब होता है रेगुलर यूज की चीज, जिस किसी अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए हम जिस प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं वो स्टेपल कहलाता है, तो कंज्यूमर स्टेपल का मतलब यहां पर ग्रोसरी एक्सेट्रा से है। इनकम्बेंसी, इनकम्बेंसी मतलब
टू बी इन ऑफिस, इस समय किसी पोस्ट पर होना। गवर्नमेंट के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे सेंटर में इस समय बीजेपी की गवर्नमेंट है इंडिया में, तो वो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है क्योंकि वो इस समय ऑफिस में है, इस समय वो रूल कर रही है। एम्बेडेड, एम्बेडेड का मीनिंग होता है बहुत टाइटली किसी चीज से जुड़ा होना। ब्रोहुआहा, ब्रोहुआहा का मतलब होता है हंगामा। इसकी प्रोनाउंसिएशन हम कह सकते हैं ब्रूहाहा, ब्रूहाहा। आई होप you people must have learned some new words. By reading, we'll be learning new English words. We'll be enriching our vocabulary, our word bank. This will ultimately entail into impactful and fluent English speaking. इन वर्ड्स को सीखने के बाद आप लोगों की जो इंग्लिश स्पीकिंग है वो बहुत इम्पैक्टफुल हो जाएगी, नॉर्मल लेवल से ऊपर उठ जाएगी, अबव एवरेज हो जाएगी। तो मैं ऐसे ही और आर्टिकल्स या दूसरी रीडिंग मटेरियल्स लाता रहूंगा और उनकी मदद से आप लोगों के इंग्लिश वोकेबलरी को, इंग्लिश वर्ड बैंक को इंप्रूव कराता रहूंगा, सो दैट यू पीपल फील मोर कॉन्फिडेंट एंड more flamboyant to be using the correct word in your English speaking skills. That's all for today. I would request you people to share this video and subscribe my channel. I take your leave. Thank you so much.